So we are discussing 17th March JEE Mains पेपर ऑफ मॉर्निंग से हम लोग 2021 के JEE Mains के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 17 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी केमिस्ट्री वाला सेक्शन आई एम कंटिन्यूइंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट 573 केल्विन फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो जहाँ पे लिखा है एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो MnO4 माइनस है परमैंगनेट आयन, इसमें Mn7 प्लस ऑक्सीजन स्टेट होती है और Mn7 प्लस ऑक्सीजन स्टेट है, तो दिस कॉन्फिगरेशन विल बी D0, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट डायामैग्नेटिक होने के बाद भी कन्वर्ट होता है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और टू फॉल्स वाला केस लिखेंगे तो इसका आंसर हम लोग 4 मार्क कर देंगे। बाकी अगर इसके डिटेल्स रेफर करने तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे, वहां से हम इसका रेफर कर सकते हैं NCERT से। एक बार उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 12th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम में अगर हम जाएंगे, ये देखिए अपना डी ब्लॉक का कंटेंट है। इसमें देखो हम लोगों ने 513 केल्विन पे K2MnO4 को अगर हीट किया, KMnO4 को हीट करा तो इट फॉर्म्स K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि दोनों परमैंगनेट आयन और मैग्नेट आयन दोनों टेट्राहेड्रल, ये बात ठीक है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि जो डायामैग्नेटिक है, जो हमारा परमैंगनेट आयन है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखिए परमैंगनेट आयन are tetrahedral, magnet ion permanganate ion are tetrahedral. The green magnet ion is paramagnetic with one unpaired electron, but permanganate is diamagnetic. ठीक है, एग्जैक्टली NCERT कॉपी, बाकी डिटेल्स बहुत आसान है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। Then comes to question number 2. It's given the absolute value of electron gain enthalpy of halogen species. तो आपको देखो हेलोजेंस में पता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर देन फ्लोरीन होती है, बस यही एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो क्लोरीन हायर देन फ्लोरीन है और फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग 4 मार्क कर लेंगे। दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। साइज टू चार्ज रेशियो से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। अदरवाइज वैल्यूज अगर रेफर करने होंगे तो एक बार पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली वाली टेबल रेफर कर लीजिएगा NCERT से। Then comes question number 3. With respect to drug enzyme interaction, identify the wrong statement. तो देखो पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स एट द एंजाइम इन द एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। अगले केस में लिखा है एलेस्टोटिक इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द एंजाइम एक्टिव साइट। अब ये प्रॉब्लम हो गया, देखो एलेस्टोटिक साइट का मतलब होता है वो एंजाइम एक्टिव साइट को छोड़ते हैं किसी दूसरी साइट पे बाइंड कर गए, तो यही स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट हो गया। तीसरे में लिखा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स एट द एलेस्टोटिक साइट, ये ठीक है, एंड एलेस्टोसिस्टिक इनहिबिटर्स चेंजेस द एंजाइम एक्टिव साइट, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए 2 हो जाएगा। बाकी डिटेल्स रेफर करने हैं तो इसको भी हम लोग केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर से रेफर करेंगे, NCERT 12th क्लास वॉल्यूम 2। ये देखिए आपका ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। तो जो पहला कंसेप्ट है वो ये है ड्रग इनहिबिट्स एनी ऑफ द अबव एक्टिविटी विद द एंजाइम, these are block of the binding sites and prevents the binding of substrate and can inhibit the activity site of the enzyme। ऐसे एंजाइम को बोला जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ड्रग कॉम्पीट्स विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर इट्स अटैचमेंट टू द एक्टिव साइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और तीसरी कैटेगरी होती है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड्स टू द एंजाइम एक्टिव साइट, इसी वजह से देखिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही एग्जैक्टली कॉपी किया उन्होंने। तो ये हमारे एलिस्टोटिक साइट पे जाएंगे, enzyme active site, these bites at the different site of the enzyme called allostotic site. This binding of inhibitor electrotic site changes the shape and the active site of the, so this changes the shape and the active site in such a way that substrate cannot recognize it, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं वो पूरा डिटेल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इजीली प्रेडिक्ट करते बन जाता है कि जो एलिस्टोटिक इनहिबिटर होता है वो एंजाइम एक्टिव साइट पे कॉम्पीट ना करके दूसरी साइट पे जाके बाइंड करते हैं, तो वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है।
देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मेसिटिल ऑक्साइड इज द कॉमन नेम ऑफ, तो देखो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया पहले से। दिस इज कॉल्ड मेसिटिल ऑक्साइड। अगर आप इस कंपाउंड को याद कर पा रहे हैं तो कैसे होता है, एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं एसीटोन का, ये उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज रिफर्ड एज मेसिटिल ऑक्साइड, है ना। अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, इज द कॉमन नेम ऑफ, तो आपको आईयूपीएसी नेम रेफर करना है बेसिकली। तो पहले आईयूपीएसी से नंबरिंग करेंगे, तो दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये 4 मिथाइल पेंट 3 टू ओन हो जाएगा। तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो पेरेंट चेन हो गई पेंट 5 कार्बन, 3 नंबर पोजीशन पे एल्कीन है तो पेंट 3 दो पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो 2 ओन, और 4 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो वी कैन राइट 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मिस्टिल ऑक्साइड डायरेक्टली याद नहीं आ रहा तो मिस्टिल ऑक्साइड बनाते कैसे पता है ना, एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है, तो आप वहां से भी थोड़ा रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला केस दे रखा है, अ कोलाइडल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। तो अगर गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड का केस होगा तो ये सॉल वाली फॉर्म हुई, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मतलब सॉल वाली फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉलिड सॉल कैटेगरी में पुट कर देंगे, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन है, तो नंबर 3 आंसर लिख दीजिए। और डिटेल रेफर करना है तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में जाके कोलाइडल स्टेट में हम लोगों ने इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, वहां से इसको फॉलो कर लेंगे। तो देखिए मैंने टेबल वहां से डायरेक्टली उठाई, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, टेबल नंबर 5.4 सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है। यहाँ पे देखो गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड का केस जो है वो सॉलिड सॉल है। पूरी टेबल इसलिए ले लीजिए क्योंकि इस पर रेगुलरली क्वेश्चन आता है, तो आप पूरी टेबल रेफर करिएगा, अच्छा रहेगा, फ्यूचरिस्टिक एंगल से भी बहुत बेनिफिशियल है। अभी का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली पता चल रहा है कि अगर हमारा सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है तो हम लोग उसको सॉल्व कैटेगरी में ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्व की कैटेगरी सॉलिड इन सॉलिड भी होती है और गैस इन सॉलिड भी होती है, दोनों सॉलिड सॉल्व होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन रिड्यूसिंग स्मॉग एज अ मिक्सचर ऑफ, रिड्यूसिंग स्मॉग आपको पता है कि वो SO2 की वजह से होता है, तो स्मोक फॉग एंड SO2 इज रिड्यूसिंग स्मॉग। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, सीधे आंसर 3 मार्क कर देंगे। डिटेल्स रेफर करना है तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास सेकंड वॉल्यूम में रेफर करिएगा। ये देखिए आपका स्मॉग वाली कैटेगरी आ गई, दिस इज स्मॉग। स्मॉग में जो क्लासिकल स्मॉग होता है हम लोग उसी को फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, सॉरी जो क्लासिकल स्मॉग होता है उसी को रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है। तो जो क्लासिकल स्मॉग है ये रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, और इसका मिक्सचर अगर देखना है तो इट इज मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन होता है। अगर आपने एक बार भी ठीक से पढ़ा होगा तो कभी सवाल गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। तो जो रिड्यूसिंग स्मॉग है दैट इज स्मोक फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, इसमें ओजोन पीएन और वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो मैंने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था, वहां से फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स। तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो रेशियो होता है, तो रेशियो होता है तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगी, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो फॉल्स हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है RF वैल्यू ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल द सॉल्वेंट्स, ये भी गड़बड़ हुआ क्योंकि रेशियो में हम ये चेक करते हैं कि सॉल्वेंट कितना राइज कर रहा है बेस पॉइंट से, तो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, और बोथ द स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट का केस मार्क करेंगे तो ये आंसर अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। डिटेल्स रेफर करने हैं हमको, तो आप एक बार इसको 11th क्लास के वॉल्यूम 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो कंसेप्ट हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट दिया और वहां से इसको फॉलो कर लेंगे। तो ये हमारा 11th क्लास के ऑर्गेनिक का 11th क्लास में सेकेंड वॉल्यूम में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स करके एक चैप्टर है, तो वहाँ से देखिए उठाया गया है, तो वहाँ पे देखो रिटार्डेशन फैक्टर RF दिया हुआ है, एंड RF वैल्यू इज डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, तो ये रेशियो है इसलिए यूनिट नहीं आएगी। दूसरा, सॉल्वेंट को भी बेस लाइन से मूव करना है तो अलग अलग सॉल्वेंट अलग अलग हाइट तक राइज करेंगे, तो ये RF फैक्टर जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये देखिए RF वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया, तो आप इससे आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूव। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का टर्म आ रहा है इसलिए सॉल्वेंट डिपेंडेंट भी है, इसलिए आंसर 2 हो गया।
Then comes question number 8. It is given which of the following reaction is example of ammonolysis. एग्जाम्पल ऑफ अमोनियस मतलब बेसिकली अमोनिया की रिएक्शन करानी है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो पहले वाले रिएक्शन में तो देखो ये बेस है और ये एसिड है तो ये सॉल्ट फॉर्म हुआ। दूसरे वाले रिएक्शन में साइनाइड है तो ये रिडक्शन कराया हुआ है। तीसरे वाले रिएक्शन में देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अमाइन अटैक कर रहा है तो अमोनियस में अमोनिया को रिएक्ट करना है एज ए न्यूक्लियोफाइल अमाइन का अटैक है। तो बस ये लास्ट वाली रिएक्शन है देखो जहाँ अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl माइनस प्रोड्यूस करा रहा है। ये प्रोसेस आपका अमोनोलिसिस हुआ। समझ गया ना। अगर बाकियों को भी डिटेल लिखने हैं तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सॉरी न्यूक्लियोफिलिक, हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसने टेट्राइडल इंटरमीडिएट के थ्रू एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और Cl माइनस के बाद में लीव करा देंगे। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राइडल इंटरमीडिएट। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। Then comes question number 9. It's given what is the spin-only magnetic moment values of a divalent metal with the atomic number 25 in its aqueous solution. तो atomic number 25 अगर हम लोग लेंगे तो मैग्नीज हो गया बेसिकली, और उसका डाइवेलेंट आयन लेना है तो Mn2 प्लस हो गया। Mn2 प्लस हो गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगा। और एक्वस सोल्यूशन में लेंगे तो ये अपना करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। बट कॉम्प्लेक्स के केस में भी वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। अब जब वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे अगर एक्वस मीडियम मिलेंगे तो वाटर कैसे काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह से। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये अंडर रूट ऑफ Nn+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये रूट ओवर 35 आ जाएगा। अब आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बताया था कि 35 क्लोजेस्ट टू 6 आएगा तो सीधे आंसर 2 मार्क कर दीजिएगा। समझ गए। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें ऑप्शंस के साथ सॉल्व करना है और ऑप्शन में 5.92 इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज चेक करना होता है। तो देखो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, इसको एंटी एरोमेटिक लिखेंगे। राइट। अगले वाले केस में देखो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये वाला कार्बन देखो sp3 है, तो नो डीलोकलाइजेशन, इसको नॉन एरोमेटिक लिख देंगे। सिमिलर सिचुएशन देखो यहाँ पे भी ये भी sp3 कार्बन है, तो फिर से कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इसको भी हम लोग नॉन एरोमेटिक लिख देंगे। समझ नहीं मेरी बात। दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। और इसके बाद लास्ट वाला केस देखेंगे तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, यही हमारा केस एरोमेटिक का हो जाएगा। समझ गए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग है तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। समझ गया आसानी से। डायरेक्ट वाले केस है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो HBr का एडिशन कराना है CCl4 के तरह अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो ये आपको पता है मॉर्फोनिक ऑफ एडिशन होगा, विल बी मॉर्फोनिक ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट है उसको देखिए ध्यान से। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ एक CH3 है, तो इस पर सबसे पहले H प्लस आएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। राइट। दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्म। इसके बाद देखिए इस कार्बोकेटाइन के पास अगर नंबर ऑफ अल्फा एच चेक करोगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ अल्फा एच 3 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दें तो क्या आपको बताया था मैंने, जब भी कभी कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जरूर चेक किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ से मिथाइल शिफ्ट फॉलो करा
मिथाइल शिफ्ट की वजह से ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इसके पास अगर नंबर ऑफ अल्फा एच चेक करेंगे तो 5 अल्फा एच हो जाएंगे। पहचान पा रहे हो कैसे? यहाँ पे 3 अल्फा एच इस कार्बन से चेक किए थे, यहाँ 1 अल्फा एच यहाँ होगा, 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये फिर से एक्सप्लेन करती देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुई, H प्लस पे अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। यहाँ पे हमने देखा टोटल 3 अल्फा एच है। अब आपको पता है कि जब भी कभी कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जरूर चेक किया जाता है। अब जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है तो ऑटोमेटिकली मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो जो नया कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके पास 5 अल्फा एच है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। इसके बाद बी आर माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग ऑप्शन से मैच कराइए तो ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा आपके लिए। आंसर फॉर दिस विल बी 4। ठीक है, समझ गए? फोर्थ क्वेश्चन आंसर क्लियर। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैवी वाटर इज आर। तो इट्स गिवन यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, करेक्ट है। ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। यूज फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी ठीक है। हैज द हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये इनकरेक्ट है। देखो मैंने आपको पिछले वाले पेपर में भी ये चीज सिखाई थी। सारी प्रॉपर्टीज हैवी वाटर की वाटर से ज्यादा रहती है एक्सेप्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर का D2O से ज्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वाटर D2O से बेटर सॉल्वेंट है, ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है। बाकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, डेंसिटी डेंसिटी किस टेम्परेचर पर हाईएस्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो सारे फिनोमिनन D2O के लिए हैवियर रहते हैं। तो उसका केवल स्टेटमेंट नंबर डी इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर 4। अगर इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन वाले चैप्टर में वाटर और D2O का कंपैरिजन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, तो उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और D2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में 11th क्लास वॉल्यूम 2। तो वहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपैरिजन देखोगे तो D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम होता है। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो D2O की कम है। बाकी कंपैरिजन देखोगे तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज D2O के सुपीरियर होते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वाटर का ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास देखो क्लोरोबेंजीन है, इसकी Na1 से रिएक्शन करा रहे हैं और आपका फिनॉक्साइड आयन बन जा रहा है। तो उसने पूछा था अब रिएक्शन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशंस। तो आपको पता है डाउज प्रोसेस है। तो यदि देखो एनसीईआरटी का फैक्चुअल क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में रिएक्शन वर्कआउट करती है। अब आप देख सकते हो कितना प्रिसाइज सवाल पूछ दिया गया, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं याद करी हुई तो आप बता ही नहीं सकते। ये 300 एटमॉस्फेयर पे 623 केल्विन की रिएक्शन है। और आपको पता है इसमें जैसे जैसे NO2 ग्रुप लगाते जाते हैं रिएक्शन रिलेटिवली कम प्रेशर और कम टेम्परेचर पर होने लगती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता चला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मार्क करेंगे हम लोग, थर्ड वन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। डिटेल देखते हैं तो 12th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में देखिएगा, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में डाउस प्रोसेस है फिनॉल बनाने का मेथड ऑपरेशन में मिलेगा। फिनॉल के मेथड ऑपरेशन में तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन मिलेगी। अगर आपको सारे रिएक्शंस देखने हैं तो अराइल हेलाइड वाले चैप्टर में हेलो एल्केन्स हेलो अरीन वाली यूनिट में ध्यान से देखिएगा। तो हेलो एल्केन्स हेलो अरीन वाली यूनिट में देखिएगा, यहाँ पे सारे पोर्शन दे रखे हैं। तो अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है तो देखो Na 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर में कराने से फिनॉल बन रहा है। तो देखो एक NO2 ग्रुप लगाया तो रिलेटिवली टेम्परेचर कम हो गया, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन होने लगेगी। दो NO2 ग्रुप लगा देंगे तो और कम टेम्परेचर 368 केल्विन पे होने लगती है। और अगर इसी में 3 NO2 ग्रुप लगा देते हैं सिट्रिक एसिड वाला केस फॉर्म होता है, तब केवल वार्म करने से रिएक्शन हो जाती है। यू डोंट नीड एनी एडिशनल टेम्परेचर और एडिशनल प्रेशर। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इसी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है जो आप आगे रेफर कर लीजिएगा फ्यूचरिस्टिक एंगल से, है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द आयन इन द वाटर।
तो आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो साइज इन एक्वस मीडियम के प्रोपोर्शनल होती है। तो कंडक्टिविटी जो है प्रोपोर्शनल टू, जितना बड़ा साइज होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन एक्वस मीडियम। अब आपको पता है कि जो गिवन यूनिट है उसमें Na प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा होगा, देन K प्लस एक्वस, देन Rb प्लस एक्वस, देन Cs प्लस एक्वस। क्योंकि जिस आयन का साइज छोटा होता है उसका आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो Na प्लस का गैसियस फेज में सबसे छोटा साइज है, इसलिए उसका आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा। तो एक्वस मीडियम में Na प्लस का साइज सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखेंगे तो कंडक्टिविटी ऑर्डर सीजियम के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, then it is rubidium, then it is potassium, and then finally it is sodium। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके बेसिस पे हम आंसर 4 मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर? इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ थायरोसिन। अब ये देखो आपका अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो थायरोसिन में आपको पता है कि अगर थोड़ा सा आपको क्लू याद होगा तो उसमें आपको पता है कि अमीनो एसिड है तो एक COH और एक NH2 तो एक कार्बन पे लगना ही है। तो कनेक्टिंग ग्रुप होता है वो बेसिकली फिनॉल वाली साइड होती है। अगर वो आपको याद आ जाएगा तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। बाकी अगर स्ट्रक्चर रेफर करना है तो फिर NCERT के वॉल्यूम 2 में जाइए 12th क्लास के, तो अमीनो एसिड्स के सारे स्ट्रक्चर्स दे रखते हैं, वहाँ से आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो इसका आंसर हमारे लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अमीनो एसिड्स की लिस्ट है। NCERT 12th के वॉल्यूम 2 में ये चीज़ गिवन है। और हमसे देखो यहाँ पे थायरोसिन पूछा गया था, तो थायरोसिन में देखो पैरा पोजीशन पे फिनॉल रिंग कनेक्टेड है विद अ कार्बन CH2। आसानी से इस चीज़ को मैच करा सकते हैं। एक कार्बन बीच में CH2 लगाना है और उसके बाद फिनॉल वाली रिंग कनेक्ट कर देनी, तो ये आपको थायरोसिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। इट्स गिवन इथिलीन ग्लाइकॉल H प्लस कैटलिस्ट लेने के बाद हमें इसकी रिएक्शन करानी है और उससे पूछा गया था प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज। तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है उसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो आपको समझ आएगा कि इसमें देखिए ये वाली पोजीशन तो ईस्टर है और ये वाली पोजीशन कार्बोनाइल है। तो पहचान पा रहा हूँ ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये ईस्टर ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट करेगा। सॉरी, ग्लाइकोसिडिक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी एसिटल लिंकेज क्रिएट करेगा। आई एम सॉरी, सो यहाँ पे एसिटल लिंकेज क्रिएट होगा। दिस विल बी द फॉर्मेशन। इसको जरा करस्पॉन्डिंग आंसर से मैच कराएंगे तो हमारा आंसर नंबर 4 मैच कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए एसिटल लिंकेज होता है या कीटल भी बोल सकते हैं, अदरवाइज कॉमन टर्म एसिटल होता है दोनों के लिए। अगर एसिटल और कीटल के लिए कॉमन टर्म लिखना है तो वी राइट एसिटल, स्पेसिफाई करके लिखना है तो कीटोन के ऊपर है तो वी में राइट कीटल ऑल्सो, उसमें कोई अंतर नहीं है। एसिटल या कीटल कुछ भी लिख लो, दैट इज सेम। एथिलीन ग्लाइकॉल विद H प्लस कर रहे हैं तो पहले अल्कोहल का अटैक होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर एक और बार ये चीज़ होती है तो पहले हेवी एसिटल फॉर्मेशन होगा, बाद में एसिटल फॉर्मेशन होगा। स्टैंडर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आंसर हो जाएगा 4। अगर भाई सिंपल ऐसे सवालों में डायरेक्ट पता होता है आपको कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है और कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इट्स गिवन द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन आर एंड सडन इंक्रीज इन द स्लोप इन द डायग्राम इज गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली इंडिकेट। तो ये देखो आपको एलिंगम डायग्राम गिवन है और एलिंगम डायग्राम के केस में आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ O2 वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है। और अगर आपको याद होगा तो ये आपका NCERT का एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, एक डायग्राम आपके NCERT बुक में बना हुआ है। अब उसने पूछा हुआ डेल्टा जी पॉजिटिव एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, तो इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है वो आपको बताना है। और उसने पूछा हुआ है सडन ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स। तो पहले केस में देखो लिखा है डेल्टा जी पॉजिटिव एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन फीजिबल वाली कैटेगरी में चली जाएगी। डेल्टा जी जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी।
और डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो उसमें देखो जो हमसे इंफॉर्मेशन पूछी है वो पूछी है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एंड सडन इंक्रीज इन द स्लोप पूछा गया है। तो जो सडन इंक्रीज इन स्लोप आती है वो बेसिकली एंट्रोपी की वजह से आती है। मैंने आपको उसका पूरा कंसेप्ट सिखाया हुआ है। बेसिकली लॉजिक होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ये फिनोमेनन होता है। ठीक है। टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच सॉरी टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट जैसे ही फिजिकल स्टेट चेंज होगी वैसे ही डेल्टा एच नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ध्यान से देखो अगर टेम्परेचर के वेरिएशन में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो टी डेल्टा एच नॉट की वजह से आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर का टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू से टेम्परेचर का इफेक्ट नोटिस में आएगा। तो अगर हमारी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो जाएगी तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज कर जाएगी। और अगर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज कर जाएगी तो फिर डेल्टा जी नॉट के साइड में चेंज होने लगेगा। तो जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे, मतलब दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगी और वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा होगा। तो या तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल ऑक्साइड चेंज हो रहा पॉइंट वाला पॉइंट आ जाएगा, या फिर मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट आ जाएगा। तो मोस्टली मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर बहुत और हायर वाले टेम्परेचर पे देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे लिए 4 हो जाएगा। मुझे समझ गए कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों इक्वेशन की फिजिबिलिटी सेम होगी तो डेल्टा जी नॉट 0 लिख देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट मान लेंगे। और डेल्टा जी नॉट 0 या उसके हिसाब से डेल्टा जी 0 लिख लो, क्योंकि ऑप्शन अब बेंच का सवाल है। अदरवाइज डेल्टा जी नॉट 0 लिखा होना चाहिए क्लियरली, क्योंकि डेल्टा जी के बारे में तो बता ही नहीं सकते इस ग्राफ को देख के। तो डेल्टा जी नॉट 0 लेंगे और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन सा सब्सटेंस होता है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे PCl5 में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आंसर इसका सीधे सीधे 1 मार्क कर देंगे। अदरवाइज एक बार स्ट्रक्चर मार्क कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। PCl5 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये लुईस बेस नहीं हो सकता है। PlF3 के पास देखेंगे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। NF3 देखेंगे तो NF3 के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, ये भी लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। और SF4 देखेंगे तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, C शेप होती है, ये भी हमारा लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। तो आपको क्लियरली पता है लुईस बेस डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, तो आंसर 1 हो जाएगा। Then comes question number 19. A central atom of in a molecule has 2 lone pair of electrons and forms 3 single bond. तो 2 लोन पेयर और 3 सिंगल बॉन्ड का केस है, तो ये आसानी से टी शेप हो गया। अभी पीछे ClF3 देखो बनना क्या रहा है हम लोग। ClF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर के केस में sp3 डिहाइब्रिडेशन आएगा और शेप इसकी अगर लिखेंगे तो टी शेप आ जाएगी। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 2। पिछले वाले सवाल से अगला सवाल अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा था। अगर आप ClF3 का स्ट्रक्चर पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ कर लेते, ये बोनस सवाल हो गया था आपके लिए एकदम फ्री के नंबर पे। ठीक है। Then comes question number 20. Hoffman-Bovide integration of benzamide gives a product A, which upon heating with chloroform NaOH gives product B. तो दो रिएक्शन एक साथ इन्वॉल्व कर दिए। पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दिया है और उसके बाद हमने कार्बोलामाइड रिएक्शन परफॉर्म करा दिया। बिल्कुल सीधा सा केस है। देखो अगर सबसे पहले बेंजामाइड दे रखा है हमने, तो ये C6H5 CONH2 हुआ बेंजामाइड। इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराएंगे Br2OH माइनस से। ये सबसे पहले फॉर्म करेगा एनिलीन और एनिलीन पे कार्बोलामाइन रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म इन प्लेस ऑफ बेस, ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शंस देखेंगे तो इससे आंसर ए, मतलब आंसर जो है 1 वाला फिट हो जाएगा। 20th का आंसर हमारे हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाले सवाल कंप्लीट हो गए। नाउ कंक्लूजन न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस ऑन बॉइलिंग विद अल्कली इन इनर्ट एटमॉस्फेयर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए। द रिएक्शन ऑफ 1 mole of A with excess of AgNO3 in aqueous medium gives
this much moles of silver rounded off to the nearest integer. तो फॉस्फोरस की रिएक्शन सबसे पहले हमें ऑन बॉइलिंग विद एल्कली पूछा गया, तो मतलब हम बेसिकली NaOH के साथ रिएक्शन लिख लेनी है इसकी। तो मैंने एक बार जरा रिएक्शन लिख डालो सबसे पहले। E4 की रिएक्शन NaOH एंड वाटर के साथ करेंगे तो इट विल फॉर्म CH3 प्लस Na2 CO2, ये फॉर्म हो जाएगा। और फिर जो फॉस्फीन है उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे तो सिल्वर फॉस्फाइड फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे जो कंपाउंड ए हो गया वो फॉस्फीन हो गया बेसिकली, क्योंकि आगे AgNO3 से रिएक्शन लिखी गई है तो वो फॉस्फीन से ही पॉसिबल है। तो AgNO3 की रिएक्शन अगर फॉस्फीन से कराएंगे तो ये सिल्वर फॉस्फाइड बनेगा Ag3 प्लस HNO3। तीन AgNO3 लेके 3 मोल HNO3 फॉर्म कर देगा। तो उसने बोला हुआ है कि एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराना है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर विल फॉर्म। मतलब इसका फॉस्फीन से नहीं कराना है, तो इसको रिडक्शन कराना है AgNO3 से। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में सिल्वर बनाना है, तो सिल्वर फॉस्फाइड तो काम कर नहीं रहा है, इसका मतलब फॉस्फीन ए नहीं हो सकता। तो दूसरे कंपाउंड को ए एज्यूम करो। दूसरे कंपाउंड को ए लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड वाली रिएक्शन ये नहीं है। तो इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन Na2PO2 से कराना है। तो ये सवाल भी देखो एक्सटेंडेड NCERT रिएक्शन है। अगर आप फॉस्फोरस वाली यूनिट पे जाएंगे तो देखो AgNO3 की रिएक्शन वाटर H3PO2 एक्वस मीडियम में H3PO2 के साथ कराएंगे तो H3PO2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो AgNO3 को रिड्यूस करा के सिल्वर में कन्वर्ट करेगा और सेल्फ कन्वर्ट होकर जाएगा H3PO3 में। तो सिंपल इक्वेशन रिक्वायर्ड है, मैंने NCERT से डायरेक्ट इक्वेशन कॉपी कर दी है वहीं से। अब यहाँ पे देखो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। हमारे लिए ए ये है, अगर ए ये है तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कराना है तो कितना सिल्वर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली 4 मोल्स आ जाएगा। तो सीधा आंसर 4 हो जाएगा। तो देखने से ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है, बट ये एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन आपको फॉस्फोरस NaOH की पता होनी चाहिए थी। फिर हमें फॉस्फीन और Na2PO2 में से डिसाइड करना था ए कौन सा है। तो मैंने पहले फॉस्फीन की रिएक्शन AgNO3 से लिखी तो सिल्वर फॉस्फाइड बन रहा था, तो उसका मतलब ए फॉस्फीन नहीं है। हमें सिल्वर फॉर्म करना है तो Na2PO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। तो Na2PO2 या H3PO2 एक ही बात है। आप यहाँ पे Na2PO2 लिख लेंगे तो HNO3 लिखेंगे, NaNO3 बच जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस आने वाला है। बाकी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम। 1 मोल ऑफ H3PO2 से 4 मोल AgNO3 रिएक्ट करके 4 मोल सिल्वर बनाएंगे, तो इसका आंसर सीधे 4 आ जाएगा। ठीक है। Then comes to the next question. It's given the pressure exerted by non-reactive aqueous mixture of 6.4 gram of methane and 8.8 gram of carbon dioxide in 10 liter vessel at 27 degree Celsius is नियरेस्ट इंटीजर में सॉल्व करना है। तो आपको सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन है, तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने दोनों सब्सटेंसेस से। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालेंगे तो ये 6.4/16 आ जाएगा, 0.4। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे अगर हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिखेंगे तो 8.8/44 कर दीजिए, ये 0.2 आ जाएगा। मोल्स आ गए, इसके बाद सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है। तो प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो, और आंसर देखो किलो पास्कल में निकालना है, तो वी हैव टू यूज एसआई स्केल। तो प्रेशर पी मान लेते हैं किलो पास्कल में, वॉल्यूम 10 लीटर दिया है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो गया। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स हम दोनों को ऐड करके लिख लो 0.6, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ से प्रेशर सॉल्व करके लाना है आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 10⁻²² पास्कल। किलो पास्कल में लिखना है तो 10⁻³ हटा देना और सॉल्व करके बाकी आंसर बताइए कितना है। नियरेस्ट इंटीजर में बताना है तो एक बार नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए। करा किसी ने सॉल्व?
0.6 into 8.314 into 300 करेंगे 149.6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 149.6 इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा। तो किलो पास्कल में नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखेंगे 150। आप देख सकते हैं थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता था क्योंकि 149.6 क्लोजेस्ट था। अगर ये 5.6 से थोड़ा नीचे चला गया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बार बार बोला है, जब भी आपको चॉइस मिलेगी तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। करंट ईयर पेपर में इस बात का एडवांटेज था, आउट ऑफ 10 आपको 5 सवाल सॉल्व करने हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी कैलकुलेशन इश्यूज थे वो सारे सवाल छोड़ने चाहिए थे। बार बार आपको ये पेपर में बता रहा हूँ, पूरे 2021 के पेपर में इस चीज़ का एडवांटेज उठाना है। फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है ना वर्कआउट करे, तब फॉर्मेट बदलेगा, बट करेंट 2021 में ये चीज़ अवेलेबल है। आउट ऑफ 10 आपको 5 सवाल करने हैं, तो कैलकुलेशन वाली चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, इट्स गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 100 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज। आपको मोलरिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 100 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इन 1000 ग्राम वाटर 100 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज। मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 100 है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो 1000/18 आएगा प्लस 100, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 18/28 आ जाएगा। देखिए सॉल्व 18/28 और इंटू 10⁻² में लिखना है। एक बार जरा डिवाइड करके वैल्यू बताइए पहले कितनी आ रही है। तो हमें सॉल्व करना है 18/28, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6428 आ जाएगा। क्योंकि 10⁻² में लिखना है तो कम से कम 3 प्लेस डेसिमल तक सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलती हो जाना है। 3 प्लेस डेसिमल तक अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.642 आएगा। और 10⁻² में नियरेस्ट इंटीजर में सॉल्व करके लिखेंगे तो 64.2 इंटू 10⁻² लिखेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर में सॉल्व करके हम उसे 64 रिपोर्ट कर देंगे। तो समझ गया ना, इंटू 10⁻² में आंसर लाना था तो मैंडेटरी था कि हम उसे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करें। 3 पेज तक सॉल्व करेंगे तो 0.642 आ रहा है। तो 64.2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में 64 मार्क करेंगे। Then comes question number 4. Question number 4 is given the oxygen dissolved in water exerts a partial pressure of 20 kilopascal in the vapor above water. The molar solubility of oxygen in water is this, और Henry's constant दे रखा है आपको, और डेंसिटी ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी दे रखी है आपको। तो उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। तो देखो आपको पता है बेसिकली जो सॉलिबिलिटी इन वाटर होती है या सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स होती है, दैट इज इक्वल टू pH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है कि मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मतलब 1 मोल वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है ये लिखना है। तो हमने लिखा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व। अच्छा, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है तो नीचे प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं, वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो नीचे ऑक्सीजन वाटर के मोल 1 मान लें, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ ये केएस दे रखा है। और थोड़ा सा P इज इक्वल टू जो यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट है वो ध्यान से देखो, प्रेशर वाली यूनिट में दे रखा है। तो वी मस्ट राइट P इज इक्वल टू pH इनटू सॉलिबिलिटी। यहाँ से अगर हम सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी P/kH। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाई kH आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपने को 20 किलोपास्कल दे रखा है और pH की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁴ किलोपास्कल, ठीक है। यहाँ से मोल्स ऑफ O2 लिखेंगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इंटू 10⁻⁵ में लिखना है तो 200/8 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁵ बनेगा। तो हमें नियरेस्ट इंटीजर में 25 लिख देना है, पावर तो लिखनी नहीं है, आंसर हो जाएगा 25। समझ गया ना। ध्यान रखना होता है केएच की यूनिट के हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केएच इनटू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, एंड नेचुरली सॉलिबिलिटी बहुत कम आ रही है, इसलिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू वाटर निग्लेक्ट करके मैंने सीधे 1 मोल वाटर लिख दिया है।
अदरवाइज मोल फ्रैक्शन लिखना चाहिए था. Then comes question number 5. It's given 0.0 mole of a weak acid HA is dissolved in 1 liter of 0.1 m HCl solution. The degree of dissociation of HA is, तो यहाँ पे देखो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा. अगर एक वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसॉल्व कराते हैं तो इट अप्लाइज अ कॉमन आयन इफेक्ट. हमारा HA डिसॉल्व होने के बाद बनाएगा H प्लस और A माइनस. 0.01 मोल को हमने 1 लीटर 0.1 mHCl में डिसॉल्व कराया हुआ है. वॉल्यूम तो दोनों के लिए 1 लीटर हो गया. कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 ईच हो जाएगी क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है. ये 0.01 मोल है और HCl 100% डिसोशिएटेड होगा तो H प्लस कंसेंट्रेशन 0.1 हो गई. ठीक है, तो डिसोशिएशन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोशिएशन ऑफ वीक एसिड सप्रेस कर जाएगा. तो हम HA में कुछ कम ना करके बस केवल यहाँ पे 0.01 अल्फा लिख लेंगे. दूसरा फॉर्म होगा A माइनस. यहाँ से सीधे सीधे एक्सप्रेशन लगाओ K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. अच्छा ये पता है ना आपको कि कॉमन आयन इफेक्ट के केस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रेगुलेट करते हैं. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.01 अल्फा अपॉन 0.01 लिख देंगे. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगी और आपको 2 इंटू 10⁻⁵ में राउट ऑफ करके डायरेक्ट आंसर लिखना है तो हमारा आंसर सीधे सीधे 2 आ जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन को प्रेफरेंस देनी थी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट आ रही है और कुछ भी एरर होने का स्कोप नहीं है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, it is given 15 ml of aqueous solution of Fe2 plus and acetic medium completely react with 20 ml of 0.03 m dichromate ion. The molarity of Fe2 plus ion is, तो यहाँ पे दोनों सब्सटेंस completely react कर रहे हैं तो we can simply write Milli equivalent of Fe2 plus is equal to Milli equivalent of Cr2O7 2 minus. ठीक है, तो Fe2 प्लस की मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी M1 मान लेते हैं. वॉल्यूम 15 ml है, एन फैक्टर इसका 1 होगा इज इक्वल टू डाइक्रोमेट के लिए मोलरिटी 0.03 रखी है, वॉल्यूम 20 ml दिया और उसका एन फैक्टर 6 होगा. ये समझ में आया कैसे. Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट होकर जाएगा Cr3 प्लस में. ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 जा रही है, एन फैक्टर 6 और Fe2 प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस में जाएगा तो एन फैक्टर 1. यहाँ से सॉल्व करके M1 लेके आना है तो ये वैल्यू होगी 0.03 इंटू 20 इंटू 6 अपॉन 15. ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 में सॉल्व करना है तो आ जाएगा 24 इंटू 10⁻². तो हमें जो आंसर लिखना है वो 24 रिपोर्ट करते हैं. ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. बेंजीन की रिएक्शन HNO3H2SO4 से करा के नाइट्रोबेंजीन बना रहा है. In the above reaction, 3.9 gram of benzene on nitration with 4.92 gram of nitrobenzene. The percentage yield of nitrobenzene in the above reaction is. तो आप देखो हमारे पास 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बनेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो सबसे पहले. तो आ जाएगा 3.9/78 यानी कि 0.05. ठीक है, और यहीं से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन लिखें तो नाइट्रोबेंजीन के मोल बताएंगे कितना आएगा. 4.92 अपॉन नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ एक बार. तो शायद 123 आ जाएगा. 123 आ जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.04 हो गया. देखो 1 मोल बेंजीन से 1 मोल नाइट्रोबेंजीन बनना चाहिए था, मतलब एक्चुअली में 0.05 मोल बनना चाहिए था बट बना कितना 0.04 मोल. तो परसेंटेज निकाल लेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना फॉर्म होना था और जितना एक्चुअल फॉर्म हुआ उसका रेशियो लिख देते हैं. और यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 मोल फॉर्म हुआ है, एक्चुअली 0.05 फॉर्म होना चाहिए था इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आ जाएगा तो हम इसका आंसर 80 मार्क कर देंगे.
ठीक है. Then comes question number 8. It is given a certain orbital has n equal to 4, mn equal to -3. The number of radial nodes in this orbital is, तो number of radial node अगर हमें लिखना है तो that is n minus l minus 1 होता है. अगर फॉर्मूले से लिखना है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड जो आएगा वो आएगा n माइनस l माइनस 1. m की वैल्यू अगर -3 दे रखी है तो l की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है वो -l से +l तक इंक्लूडिंग 0 होता है. तो l की वैल्यू 3 और मोर हो सकती है. 3 के आगे कोई भी वैल्यू होगी तो m इक्वल टू -3 आ जाएगा, लेकिन n की वैल्यू 4 है इसलिए l की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती. तो एज n इक्वल टू 4 तो l की एक ही पॉसिबल वैल्यू है वो है 3, क्योंकि फिर L4 हो नहीं सकता. L की वैल्यू हमेशा n से कम होती है. तो L4 L3 पता चल गया इससे. अब फॉर्मूला लगा दो. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर लिखेंगे n माइनस l माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. इसका आंसर 0 मार्क कर देंगे. समझ गए. Then comes question number 9. Which even for a certain first order reaction 32% of reactant is left after 570 seconds. The rate constant for the reaction 32% of reactant left है. तो आपको a माइनस एक्स पता चल गया सीधे सीधे. तो अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स होता है. ठीक है. 32% लेफ्ट है मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू 32 है. तो अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 2.303. अच्छा टाइम आपको दे रखा है 570 सेकेंड्स, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसी को. सॉल्व करके लिखिए तो आ जाएगा 2.303. अब देखो इस क्वेश्चन में अननेसेसरी की कैलकुलेशन है, ऐसे सवाल को स्किप कर देना चाहिए था. तो दिस डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 32 ये सॉल्व करके लाना है अपने को. ठीक है. 2.303 बाई 570 इंटू लॉग ऑफ 100 बाई 32. तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. ए की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई 570. इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग 100 हो गया 2 माइनस लॉग 32 2 पार 5 हो गया तो -5 लॉग 2 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है. यहाँ से लेके अगर सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1.99 इंटू 10 पावर -2 सॉरी 10 पावर -3 नॉट 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -3 ये सॉल्व होके आएगा. उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 2 आंसर लिख देंगे. 2 इंटू 10 पावर -3 लिख सकते हैं. हमारा आंसर 2 आ जाएगा. And the last question is given the standard enthalpies of the formation of Al2O3 and CO are given respectively. For this reaction the standard reaction enthalpy निकालने. आपको पता है एलिमेंट्स रिजल्ट इन थर्मोडाइनमिक मोस्ट स्टेबल एरोट्रॉपिक फॉर्म जो होता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं. इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो ये बैलेंस करके तो लिखी हुई है. देखिए तो आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO3. बाकी एल्यूमिनियम और कैल्शियम दोनों एलिमेंट्स हैं जो थर्मोडाइनमिक मोस्ट स्टेबल एरोट्रॉपिक फॉर्म में दिए गए, तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 अज्यूम कर लेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे रखी है -1675 -3 इंटू -635. तो सॉल्व कर दीजिए ये आपका किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा. सॉल्व सॉल्व करके रहोगे तो 230 किलो जूल पर मोल की रेंज में आंसर आ जाएगी. इसका आंसर हम लोग 230 मार्क कर देंगे. समझ आ गया. और सीधा सवाल था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन द थर्मोडाइनमिक मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म लिखते हैं 0. तो कैल्शियम और एल्यूमिनियम के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 ले लेंगे. सॉल्व करने के बाद 230 आ जाएगी. ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर.